हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा हमारा चैप्टर है पॉलीमर्स, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। ये चैप्टर बेटा 2 लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं, आपको पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट है जो अपने टर्म 2 में नहीं है, बट अगर आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो या बाकी बोर्ड्स वाले जो भी है तो उनके तो एग्जाम में आने वाला ही है। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये वो चैप्टर है जो बहुत छोटा है और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और आपका चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से पढ़ेंगे और अपने मार्क्स अच्छे से लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स। तो सबसे पहले देखते हैं आज का गोल क्या है हमारे पास। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में आता है कि सर पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉलीमर आता है, तो पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है पॉलीमर। दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली और मर। ठीक है, पॉली और मर। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। ये युग सर वाली पॉली नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारी यूनिट से बना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये यूनिट सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? वो डिपेंड करेगा। तो ये यूनिट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उसके बेसिस पर हम आगे पढ़ते हैं। अगर यूनिट सेम होती है तो उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। और अगर ये यूनिट जिनसे मिलके बना हुआ है ये अगर डिफरेंट होती है तो इनको बोलते हैं हम कोपॉलीमर। उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। और ये जो यूनिट्स है इनको बोलते हैं बेटा, जो एक यूनिट है जो रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो देखिए हमारे पास क्या है, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो ही जाएगा। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यू। ठीक है, यूनिफाइड मास। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स। तो मोनोमर समझ में आ गया क्या है? जिन यूनिट से, जिन रिपीटेड यूनिट से पॉलीमर फॉर्म हो रहा है उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। और ये जो प्रोसेस है जिससे पॉलीमर बन रहा है मोनोमर से, इसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन। तो ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्लियर है बेटा? बहुत इजी डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास दे रखा है पॉलीथीन, दे रखा है नाइलॉन 66 एक्सेट्रा। तो अगर मैं पॉलीथीन की बात करूं तो देखो नेम से ही पता चल रहा है हमारे पास कि ये किसका, इसका मोनोमर क्या होगा? पॉलीथीन। तो पॉली हटा दो, क्या बच जाएगा हमारे पास? इथीन। तो ये हमारे पास देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास, इसकी मैंने बहुत सारी यूनिट्स लेनी है तो n यूनिट ले लिए मैंने। और इधर हमारे पास बन गया है बेटा, ये हमने कराया इसका पॉलीमराइजेशन। क्या करवाया बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो ये हुआ हमारे पास पॉलीमराइजेशन। और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास? CH2। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इधर बस जो डबल बॉन्ड है उसको ओपन कर देना है, तो इधर से भी चेन स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे पास ये N है, ये इधर आ जाएगा। तो अब N यूनिट्स ऐसे कनेक्टेड होंगी, है ना? तो CH2 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 ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीथीन। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीथीन। तो ये हमारे पास है पॉलीथीन। और ये क्या है बेटा? इथीन। क्लियर है? तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि सर पॉलीमर क्या होता है, किन से फॉर्म होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीमर है उसको हम अगर ब्रेक करें तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक पॉली एक मर, तो मैनी यूनिट्स। तो हमारे पास इधर एक क्वेश्चन आया था कि सर ये जो बहुत सारी यूनिट्स है जिनको आप बोल रहे हो मोनोमर, तो ये सेम होती है या डिफरेंट होती है, क्या है? ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो पॉलीमर होते हैं उनकी हम बात करते हैं दो टाइप से। एक होते हैं हमारे पास होमोपॉलीमर
और दूसरा होता है हमारे पास कोपॉलीमर। क्या होता है बेटा? एक होता है हमारे पास होमोपॉलीमर और दूसरा क्या होता है? कोपॉलीमर। तो अगर होमोपॉलीमर की अपन बात करें तो क्या दे रखा है? पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर से अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे होमो। होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो मतलब सेम ही टाइप का, मतलब एक ही टाइप का क्या रहेगा हमारे पास? मोनोमर रहेगा। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। और अगर एक से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं बेटा हमारे पास? मोनोमर रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। तो पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। अगर एक से ज्यादा टाइप के क्या हुए हमारे पास? मोनोमर्स हुए, और उससे जो पॉलीमर फॉर्म होगा तो उनको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, ठीक है, पॉलीमर्स के। तो वो आपको पहले खुद को बताना है। जब मैं लिख रहा हूं तो आपको देखना है कि ये होमोपॉलीमर है या फिर कोपॉलीमर है। क्लियर है बेटा? तो आपको देख के कमेंट करना है कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। उसके बाद में आपको बाद में बता दूंगा। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी N यूनिट है हमारे पास, और इधर हो रहा है पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है बेटा? पॉलीमराइजेशन। ये हुआ पॉलीमराइजेशन, और इधर क्या बन गया हमारे पास? तो ये बन गया है CH2 CH2N। तो ये क्या है हमारे पास? पॉलीथीन। तो आपको बताना है बेटा कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बेटा कमेंट करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास बेटा होमोपॉलीमर होगा। क्यों होगा है होमोपॉलीमर? बिकॉज इधर जो मोनोमर है इसका वो है इथीन, और इथीन की ही N यूनिट्स कंबाइन होके पॉलीमराइजेशन करके हमारे पास क्या बना रहा है? पॉलीथीन। तो ओनली एक टाइप का ही हमारे पास क्या है? मोनोमर है। तो इसलिए इधर बोलेंगे हमारे पास कि ये जो हमारे पास है ये क्या है बेटा? होमोपॉलीमर है। कैसा है बेटा? होमोपॉलीमर। तो इधर हम लिखेंगे होमोपॉलीमर। क्लियर है? तो ये आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए किसी भी एग्जाम में देख लेना कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो हमारे पास की 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है या फिर कोपॉलीमर का एग्जांपल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। और बोर्ड से रिलेटेड बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जांपल 2 होमोपॉलीमर के नेम लिखिए, 2 कोपॉलीमर के नेम लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्लियर है? चलिए भाई, ये हो गया हमारे पास नंबर 1। अब बात करते हैं हम नंबर 2 की। तो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आया हमारे पास। क्या है बेटा? ये आया देखो, NCH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको तो पता ही होगा आपको कौन सा है। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बेटा विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने उस टाइम बोला था कि ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। उस टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चंस भी आते हैं इसके डायरेक्टली एल्काइल एंड एराइल हैलाइड में, और उसके बाद भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो अब आप मुझे बताओगे कि ये विनाइल ग्रुप है या एलाइल ग्रुप है? CH2 डबल बॉन्ड CH। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा ये विनाइल ग्रुप है, तो ये क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। क्या होगा बेटा? विनाइल क्लोराइड। और अगर मैं इधर कराऊं इसका पॉलीमराइजेशन, क्या करवाएं बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। डबल बॉन्ड को ओपन कर दे। तो डबल बॉन्ड को ओपन करेंगे, एक इधर बॉन्ड आएगा, एक इधर आएगा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा, क्या आएगा बेटा? ये आ गया सर CH2 CH, इधर Cl, और ये आ गया हमारे पास N। यही आएगा बेटा? बोलो भाई, ये आ गया। ठीक है, अब फिर से आप बताएंगे कि क्या ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है? सर ये तो कोपॉलीमर हो गया, क्योंकि देखो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और इसमें क्लोरीन आ गया, तो ये तो कोपॉलीमर हो गया। नहीं नहीं नहीं, इससे मतलब नहीं है बेटा। ये पूरा एक क्या है हमारे पास? मोनोमर है। तो क्या हमारे पास इसी टाइप के मोनोमर्स N आ रखे हैं? हाँ सर, इसी टाइप के N मोनोमर है।
जो पॉलीमराइज करके हमारे पास पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ओनली वन टाइप ऑफ क्या है हमारे पास, मोनोमर। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास होमोपॉलीमर होगा। क्या होगा बेटा, होमोपॉलीमर। और इसको बोलते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, मतलब पीवीसी। क्लियर है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास, ये भी क्या है, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। क्लियर है बेटा। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर देखें हम तो क्या आएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH ये है बेटा। इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका हमने कराया पॉलीमराइजेशन, सॉरी ये डबल बॉन्ड इधर n यूनिट्स ली हमने इसकी, और इसका पॉलीमराइजेशन कराया। तो आप कमेंट में बताएंगे बेटा इसका क्या नेम है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चों के सबसे ज्यादा सही आते हैं, सबसे ज्यादा आंसर सही किन किन के आते हैं, देखते हैं बेटा। तो ये हमारे पास हमने कराया इसका पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन जैसे ही कराया हमने तो क्या आएगा हमारे पास, सर डबल बॉन्ड को ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2 CHCN, और ये आ गया N। इधर भी N लिखा था, नहीं लिखा मैंने, हाँ लिखा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और इसको बोलते हैं हम बेटा पेन, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN से लिखते हैं, ठीक है बेटा। और ये भी हमारे पास क्या है, होमोपॉलीमर। कैसा है बेटा, होमोपॉलीमर। क्यों है ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टाइप ऑफ मोनोमर है ओनली एक ही है, इसलिए ये क्या होगा बेटा हमारे पास, होमोपॉलीमर होगा। क्लियर है बेटा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। चलो भाई और देखते हैं। मान लो और एग्जांपल अगर अपन देखें तो क्या आएगा हमारे पास, मान लो ये आ गया CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसकी कितनी यूनिट ले ली, N। तो इधर भी क्या कराया हमने, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के लिए मैं डायरेक्टली ये यूज कर लेता हूं। तो ये हमने पॉलीमराइजेशन कराया, तो जैसे ही पॉलीमराइजेशन कराया तो क्या होगा, फिर से वही बॉन्ड ओपन करना है आपको। तो सिंपल ये C, इधर F, इधर F, C, इधर F, इधर F, और ये आ गया हमारे पास N यूनिट। तो एक ही है हमारे पास ये भी, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, होमोपॉलीमर। क्या होगा बेटा, होमोपॉलीमर। क्लियर है। और अगर मैं इसका नेम लिखूं तो बेटा ये है टेफ्लॉन। क्या है, टेफ्लॉन। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। PTFEB बोल देते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। क्लियर है बेटा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो एक और देख लेते हैं। चलो इधर देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्या है बताओ, NH2 CH2 6 कर देता हूं मैं इधर, और यह है हमारे पास NH2। क्लियर है। और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई बेटा, बताओ, नहीं बताओगे, बता दो यार। COOH CH2 कितने, 4, और इधर भी क्या है हमारे पास COOH। इसका नेम तो याद होगा ओम्स गैप से, क्या होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है बेटा, एडिपिक एसिड। ये है हमारे पास एडिपिक एसिड। और ये क्या है, हेक्सा मिथाइलिन, 6 मिथाइलिन ग्रुप है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास हेक्सा मिथाइलिन एमाइन, हेक्सा मिथाइलिन एमाइन। क्लियर है बेटा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इधर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन कराया हमने,
और जैसे ही हमने पॉलीमराइजेशन कराया तो अब क्या होगा, इधर हमारे पास देखो इसके भी n, इसके भी n यूनिट, ठीक है। अलग कलर से कर देता हूं मैं आपको जिससे दिखे वो, n यूनिट इसके लिए हमने n यूनिट इधर लिए। तो अब आपको याद होगा जब हमने एमाइन चैप्टर पढ़ा था तब, या फिर कहीं पर भी देख लेंगे कि हमारे पास जब कभी भी C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस NH2 आता है तो हमारे पास क्या होता था, NH2 अगर कभी भी आता था तो उस वाले केस में हमारे पास से वाटर रिमूव होता था। क्या होता था, वाटर रिमूव होता था, मतलब इधर से जाएगा H, ये H2O निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा। तो सेम चीज इधर होगी, तो हमारे पास क्या होगा, इधर देखो ध्यान से देखना। अच्छा इधर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये चीज इधर साइड में लिख देता हूं मैं कि जब हमारे पास H2O रिमूव हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH प्लस H NH इस टाइप से है, तो ये होगा मतलब COH, कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ग्रुप, OH, और NH2 का कौन सा ग्रुप, H। NH2 में से तो H ही जाएगा, ये जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रिएक्शन करूं तो इधर क्या होगा हमारे पास, देखो भाई माइनस का NH2O लिख दिया, माइनस के NH2O, ये रिमूव होंगे, क्लियर है। और अब इधर से हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, देखो इधर से आएगा हमारे पास NH बचेगा, NH बचा, क्यों, क्योंकि एमाइन का क्या बचेगा, एमाइन ग्रुप का NH, और इसके बाद कितने CH2 सर 6, तो ये आ गया हमारे पास 6। उसके बाद क्या आएगा, इधर आएगा NH, देन C डबल बॉन्ड O आएगा इधर से, क्लियर है। देन कितने CH2, 4 CH2, और देन आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O N, ये आएगा। ध्यान रखना इधर हमारे पास देखो खत्म किस पर होगा, COH पर, स्टार्ट किस पर हो रहा है, NH2 पर। तो जो NH एमाइन ग्रुप का जो बचेगा वो मैंने इधर लिखा है NH, और इधर COH ग्रुप का CO ग्रुप बचेगा, तो वो यही इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो यही चेक करेगा। और जब भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे कि आपको NH2 की जगह ओनली N लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, COH की जगह ये ऑक्सीजन ना मिलके OH ग्रुप मिल गया, इस टाइप की चीजें मिलने वाली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब H2 अपन रिमूव करते हैं तो COH का OH जाएगा एंड NH2 का H एलिमिनेट होगा। तो ये हमारे पास, अब आप बताएं कि कौन सा पॉलीमर है, तो सर एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर ये है, तो इसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। क्या हो गया बेटा, ये कोपॉलीमर। तो ये आ गया हमारे पास कोपॉलीमर, ठीक है। और इस पॉलीमर का जो नेम है वो है नाइलॉन 66। तो नेम याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी सर, क्यों नहीं होगी, समस्या तो है हमें, क्यों नहीं है, समस्या है सर। नाइलॉन 6,6, तो समस्या इसलिए नहीं होगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं। देखो इसमें CH2 कितने, 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें, सर इधर तो 4 ही कार्बन है। अरे बेटा 4 ये रे, 2 इधर, COH में भी तो है, तो 6 कार्बन है, इसलिए 6 आ गया। तो नाइलॉन 6 के ये हो गया हमारे पास, क्लियर है बेटा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास ब्यूना S एंड ब्यूना N, ये इंपॉर्टेंट है बेटा काफी, और याद करना बहुत इजी है। ब्यूना S एंड ब्यूना N, ब्यूना S एंड ब्यूना N, तो देखो बहुत इजी है। जो ये हमारे पास है क्या, ब्यूना S और ब्यूना N की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक रबर होते हैं। क्या है बेटा, ये सिंथेटिक रबर, दीज आर सिंथेटिक, मतलब एक नेचुरल होता है, एक क्या होता है सिंथेटिक, तो ये सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर्स, क्लियर है बेटा। ये क्या है हमारे पास, सिंथेटिक रबर है, क्लियर है। अब ये किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाई ब्यूटा 1,3 1,3 ब्यूटा डाइईन एंड डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव ऑफ derivatives of
1,3 ब्यूटाडाइइन। क्लियर है बेटा? तो ब्यूना एस एंड ब्यूना एन क्या है? सिंथेटिक रबर है। तो अगर आपसे पूछे कि सिंथेटिक रबर के एग्जांपल, तो ब्यूना एन एंड ब्यूना एस हो गया। क्लियर है? किससे फॉर्म होते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइइन से होंगे, या फिर उसके डेरिवेटिव से फॉर्म होते हैं, या फिर उसके डेरिवेटिव से फॉर्म होते हैं। क्लियर है बेटा? तो अब देखो हमारे पास क्या है, ब्यूना एन की अगर मैं बात करूं तो देखो ब्यूना मतलब ये मान लो ब्यूटाडाइइन के लिए बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ब्यूटाडाइइन। तो एक में उसके बाद है सल्फर, एक में नाइट्रोजन, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन नहीं है, ये ब्यूना एस है, ये ब्यूना एन है। तो इधर हम देखेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइइन की अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप की बनेगी मेरे हिसाब से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे हिसाब से ये है 1,3 ब्यूटाडाइइन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से भी यही होगा। बोलो भाई, क्लियर है? ये क्या हो गया? 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1 और 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? ब्यूना एस की अगर बात करें तो स्टाइरीन के साथ। किसके साथ होगी बेटा? स्टाइरीन। तो PHCH डबल बॉन्ड CH2। बेंजीन के ऊपर अगर विनाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं भैया स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर हम CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा देते हैं तो स्टाइल मारने लग जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। क्लियर है बेटा? ये आ गया। इसका क्या करा देंगे हम? हाँ, इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉलीमराइजेशन। तो जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा हमारे पास? अब देखो फिर से वही, इस डबल बॉन्ड को ओपन करेंगे, एन यूनिट इसकी लेनी है और एन यूनिट इसकी लेनी है। ध्यान से समझना, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। कैसे करोगे आप? ऐसे कर लो, है ना? कैसे भी, मतलब क्योंकि 1 डिग्री वाले पर हमारे पास क्या आना चाहिए? इधर एनाइन आएगा तो अच्छा है। तो इधर क्या हुआ? या फिर आप सिंपल बॉन्ड को ओपन करें, तो बॉन्ड को ओपन करोगे तो एक बॉन्ड इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो ये आ गया हमारे पास CH2। क्लियर है? CH। अब ध्यान से समझना, एक बॉन्ड इधर का ओपन होगा और एक बॉन्ड इधर का ओपन होगा। तो एक तो इधर चला गया इस कार्बन के लिए, ध्यान से समझना, CH2 के लिए एक तो इधर आ गया जो कि इधर आ गया, फिर इस वाले कार्बन के लिए भी तो ये आएगा, तो एक इधर आएगा, सिमिलरली इसके लिए इधर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। तो ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, तो इधर आ गया ये। क्लियर है? कोई समस्या नहीं मेरे हिसाब से? ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या होगा हमारे पास? ये आ गया डबल, अच्छा एक सेकेंड, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया। क्लियर है बेटा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, इसको थोड़ा इधर से लिखूंगा मैं, ये आ गया हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और ये बॉन्ड हो गया ओपन। क्लियर है? अब सिमिलरली हमारे पास इधर भी डबल बॉन्ड है, तो इधर माइनस है, तो मान लो मैं इस टाइप से इसको ब्रेक करता हूं, तो ये इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, मतलब इधर क्या आ जाएगा? CH, और ये आ गया हमारे पास CH2। क्लियर है? इनकी N यूनिट होगी, और इस CH पर क्या है? PH। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूना एस। एस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टाइरीन है। ये क्या है? स्टाइरीन। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूना एस। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछे कि सर ये कोपॉलीमर है या मोनोपॉलीमर, सॉरी कोपॉलीमर है या फिर होमोपॉलीमर है, तो मेरे हिसाब से आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए, और आपको पता है कि सर ये डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर से बना है, इसलिए ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये किसका है बेटा? कोपॉलीमर का। किसका है बेटा? कोपॉलीमर। क्लियर है? ठीक है सर, बात समझ में आती है। ब्यूना एन की अगर अपन बात करें तो फिक्स है, 1,3 ब्यूटाडाइन सेम है, इधर 9 एन आ रहा है, इसलिए इधर आता है एक्राइलोनाइट्राइल। सर ये तो सुना हुआ नाम लग रहा है, ये तो सुना हुआ लग रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, आप एक्राइलोनाइट्राइल आपने अभी पढ़ा है, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो अगर एक्राइलोनाइट्राइल आता है तो उस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्यूना एन। क्यों? क्योंकि नाइट्राइल नेम आ रहा है तो एन आ गया, और स्टाइरीन नेम आ रहा है तो क्या हो गया? ब्यूना एस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो मोनोमर होंगे वो क्या हो गया हमारे पास? एक तो सर फिक्स है 1,3
ब्यूटाडाइइन, तो ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने N CH डबल बॉन्ड CH2 CH, और ये आ गया हमारे पास CN। क्लियर है बेटा? और इनका हमने करवा दिया है पॉलीमराइजेशन। क्या करवा दिया बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो ये हुआ पॉलीमराइजेशन, और जैसे ही हमने पॉलीमराइजेशन कराया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अब फिर से वही बॉन्ड ओपन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2, और फिर बॉन्ड बनेगा इधर हमारे पास किसमें? CH, और ये आ गया हमारे पास CH2 CH CN। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास ब्यूना N। क्या आ गया बेटा? ब्यूना N। क्लियर है? मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे याद रखोगे? ये भी कैसा है हमारे पास? कोपॉलीमर ही है, और ये भी क्या है? कोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि इधर भी सर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। तो मेरे हिसाब से इस चीज को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ब्यूना एस स्टाइरिन आ जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ, और अगर ब्यूना एन है तो 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में क्या जाएगा? एक्राइलोनाइट्राइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? एक्राइलोनाइट्राइल आ जाएगा। इतने में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, और आपको ना ही अब कोई समस्या होगी किसमें? ब्यूना एन एंड ब्यूना एस में। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताएं मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? क्या ये बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। तो ये आ गया हमारे पास मोनोमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब हम आगे क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स मतलब जिनसे वो मिल रहे हैं हमें, ठीक है, कि किस सोर्स के थ्रू आ रहे हैं, उनके बेसिस पर अगर अपन बात करें तो बेटा 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा सेमी हटाओ फाइनल में लेके जाओ मतलब सिंथेटिक पॉलीमर। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, नेचुरल पॉलीमर मतलब वो पॉलीमर जो नेचुरल सोर्स से मिले, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होंगे? पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल एंड प्लांट से हमें जो पॉलीमर मिलते हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। बोलो भाई क्लियर है? मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखो प्रोटीन्स हो गए, आपको पता है नेचुरल है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है, सम रेजिन्स एंड रबर, नेचुरल रबर आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे पास? ये सारे हमारे पास नेचुरल पॉलीमर है। अब आता है सेमी सिंथेटिक। सर सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है? ये तो आधे आधे हो गए, हाँ इस टाइप से समझ सकते हो। तो ये सेमी सिंथेटिक इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बना रहे हैं हम किससे? नेचुरल पॉलीमर से। जो पॉलीमर हम डेराइव करेंगे उनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। मतलब सोर्स उनका क्या होना चाहिए? नेचुरल पॉलीमर होना चाहिए। तो पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स, तो जिनको हम नेचुरल पॉलीमर्स से बनाएंगे उनको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। भाई सिंथेसिस तो कर रहे हैं बट किससे कर रहे हैं? नेचुरल पॉलीमर से कर रहे हैं, इसलिए उनको बोल रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास एग्जांपल, देखो सेल्यूलोज एसीटेट सेल्यूलोज से बना है, क्लियर है, इसको रेयॉन्स भी बोलते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट, तो ये हमारे पास हो गए बेटा कौन से? सेमी सिंथेटिक। बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंथेटिक। तो सिंथेटिक जिनको हम बना रहे हैं मैन मेड, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होंगे? मैन मेड पॉलीमर्स आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। बात समझ में आती है बेटा? मैन मेड जो पॉलीमर होंगे जिनको हम लोग बनाएंगे अपने हाथों से, उस टाइप के पॉलीमर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे हमारे पास? वो पॉलीमर्स आएंगे हमारे पास कौन सी कैटेगरी में बेटा? सिंथेटिक पॉलीमर्स में। एग्जांपल के लिए बात करें, पॉलीथीन जानते हो आप, सिंथेटिक फाइबर्स कौन से? नाइलॉन 66 जानते हो आप, सिंथेटिक रबर्स ब्यूना एस ब्यूना एन जानते हो आप। तो ये सारे मैंने आपको करा दिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको रिएक्शन लिखनी हो तो आपने कर ही लिया है बेटा। क्लियर है? इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताए बेटा।
क्लियर है? तो अगर हम बात करें फिर से कि सर सोर्स के बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, तो जवाब आता है 3 टाइप। कौन कौन सा सर? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल जो सर नेचुरल सोर्स से मिले, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट से, ठीक है, सेल्यूलोज प्रोटीन वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करें सर दूसरा हमारे पास कौन सा है? सेमी सिंथेटिक, तो जिनका सोर्स क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अभी बात किसकी करें? नेचुरल पॉलीमर से बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया हमारे पास? सेल्यूलोज नाइट्रेट वगैरह हो गए। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास सेमी सिंथेटिक। तीसरा है सिंथेटिक, तो नेम से ही पता चल रहा है कि सिंथेसिस करना है, तो ये होते हैं मैन मेड पॉलीमर, तो जैसे पॉलीथीन हो गया, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ठीक है, और नाइलॉन 66, ये सारे क्या है हमारे पास? सिंथेटिक पॉलीमर है। ये सिंथेटिक क्यों है, सेमी सिंथेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप बात करो पॉलीथीन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, तो इथीन हमारे पास नेचुरल पॉलीमर तो नहीं है, तो नेचुरल पॉलीमर से नहीं बन रहा है, इसलिए क्या है बेटा? ये हमारे पास क्या होगा? सिंथेटिक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नाइलॉन 66 की, तो आपको पता है कि इसके मोनोमर कौन कौन से थे? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, किस किस से बना था ये? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने डाई नहीं लगाया था पहले? बोलो भाई, बिल्कुल सही लग रहा है सर आपको, तो ये आ गया हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है भाई, तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन प्लस क्या है? एडिपिक एसिड, प्लस क्या है बेटा? एडिपिक एसिड। और अगर आप एडिपिक एसिड ही लिखना, वैसे अगर एडिपिक एसिड बाई चांस भूल जाओ तो ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाए मोनोमर पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आया हुआ है कि नाइलॉन 66 के मोनोमर क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें एडिपिक एसिड की, तो एडिपिक एसिड में क्या होता था, अगर आपको स्ट्रक्चर याद, 6 COH आते, 6 कार्बन, तो ये आ गया हमारे पास 2 CH2 ग्रुप, 2 COH ग्रुप तो होते ही है, तो बाकी के 4 बचे CH2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर इसका IUPAC नेम लिख देना, बाई चांस कॉमन नेम आप इसका भूल जाओ तो, अदरवाइज एडिपिक एसिड को ही प्रिफर करें, तो इसका नेम हो जाएगा हमारे पास हेक्सेन डाई कार्बोक्स, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये लिख सकते हो। ने पोजीशन भी बता सकते हो, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ऐसे भी चलेगा बेटा। क्लियर है? ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, अगर अपन बात करें तो वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, की भाई ठीक है, सोर्स से पता लग गया हमें कि कौन कौन से सोर्स से मिल रहा है, उसके बेसिस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, हो गया। अब हम बात करेंगे कि सोर्स होने के बाद में जो हमें मिले हैं 3 टाइप के, उनकी स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है, स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है। तो पहली स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो लीनियर पॉलीमर होंगे। कैसे होंगे? लीनियर। तो सिंपल दे रखा है, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। स्ट्रेट चेन्स, एग्जांपल दे रखे हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई डेंसिटी है तो लीनियर रहेंगे, ऐसे याद रखो। अगर डेंसिटी बहुत हाई है तो लीनियर रहेंगे। क्लियर है बेटा? और क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? PVC। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं आपसे, तो क्या आएगा? आप देखो इधर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उनको किस टाइप से ड्रॉ करना है आपको? ऐसे कर देना, बस कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाना है, तो ये बना दिया। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलीमर। ऐसा मत सोचना कि सर लीनियर कहाँ है, लीनियर तो सर ऐसे होते हैं ना सर, ये लाइन है सर, ये लीनियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर मतलब ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भाई हाँ हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर। तो इसमें क्या दे रखा है? दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, थोड़ी बहुत ब्रांचिंग हो जाएगी, उस टाइप के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर। चेन तो रहेगी बट ब्रांच चेन रहेगी हमारे पास। क्लियर है बेटा? एग्जांपल क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो ब्रांच होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, और जो ब्रांच नहीं रहेंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये याद रखेंगे। क्लियर है? और अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ कर लो, देखो भाई क्या होगा, सांप बना देना है। ये सांप बना हमारे पास, ये सांप बना, ये सांप बना। सर ये तो हमारे पास
लीनियर हो गए तो ठीक है, लीनियर हो गए तो ये लो ब्रांच कर देते हैं भाई, ये इधर ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग। बस कनेक्ट मत करना, मतलब ऐसा नहीं कि इन बॉन्ड्स को इनके साथ कनेक्ट कर दो, नहीं कनेक्ट नहीं करना है, बस ब्रांचिंग दिखानी। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के हमारे पास जो पॉलीमर होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रांच चेन पॉलीमर्स। क्लियर है? मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। इधर तो भाई साहब नेटवर्क बना हुआ है, इनका खुद का जाल बुना हुआ है, तो इस टाइप के जो पॉलीमर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक मतलब दूसरी चेन के साथ इनकी लिंकिंग रहेगी, क्रॉस लिंकिंग है, टांका भिड़ा हुआ रहेगा। ठीक है बेटा? तो क्या आ जाएगा हमारे पास इस टाइप के? दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम, सबसे पहली बात तो ये कि कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये आपके पास क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर्स है? तो बाई फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, तो बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड contains strong covalent bond between various linear polymer। तो इनमें क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। किन किन में? लीनियर पॉलीमर में। क्या मतलब हुआ? लीनियर पॉलीमर बनाए, ये हमारे पास एक लीनियर चेन, ये लीनियर चेन, और ये आ गया हमारे पास लीनियर चेन। क्लियर है बेटा? इस टाइप की चेन है, तो इसमें देखो हमारे पास इस टाइप की कनेक्टिविटी, ये हमारे पास है, इधर हो गया, ये इस टाइप का बना देना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, जो हमारे पास लीनियर चेन है उनके बीच में बॉन्ड है। तो ये क्रॉस लिंकिंग हो रखी है ना भाई, ये स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, इनमें क्रॉस लिंकिंग हो गई, तो इस टाइप के जो पॉलीमर होंगे उनको क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर। बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, दोनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेकेलाइट क्या होता है? जो आपके ये इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होते हैं ना, आपको दिखेगा नहीं इधर, ठीक है, मैं उठा के भी नहीं दिखा सकता, ठीक है? तो जो स्विच वगैरह होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा? वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। ठीक है? किसके बने होते हैं बेटा? बेकेलाइट के। या जो कुकर है तो उसमें भी जो हैंडल वगैरह होता है वो किसका बना होता है? बेकेलाइट का। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, तो ये आ गया हमारे पास। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कोई समस्या नहीं होगी। स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हमारे पास तीन टाइप के हैं। कौन कौन से? लीनियर, ब्रांच, चेन, और तीसरा कौन सा है? क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क। क्लियर है बेटा? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखेंगे सारी चीजें बेटा, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तभी बना दूंगा। क्लियर है बेटा? मैक्सिमम स्ट्रक्चर तो मैंने बनवा दिया आपको कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर में। क्लियर है? कुछ एक बची है जो हम बाद में देख लेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि भैया पॉलीमराइजेशन के मोड पर भी डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? एक दे रखा है एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा हमारे पास दे रखा है कंडेंसेशन पॉलीमर। नेम से ही पता चल रहा है, एडिशन मतलब ऐड होती जाएंगी चीजें और कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या है, या एडिशन पॉलीमर का मीनिंग क्या है? कि एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर जिनमें यूनिट्स ऐड होती जा रही है, बस कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो ऐड होने के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर ध्यान दिया हो, तो जैसे मान लो हमारे पास इधर ये यूनिट्स ऐड होती गई, तो ऐड होने के लिए क्या चाहिए था सर? डबल बॉन्ड। इधर भी क्या है हमारे पास? डबल बॉन्ड। इधर ऐड हो रही है चीजें, इधर भी क्या है? डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये यूनिट्स ऐड होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एडिशन पॉलीमर की बात करूंगा तो उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ध्यान रखना है बेटा ये बात। तो एडिशन पॉलीमर्स वो मोनोमर बनाएंगे जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर मैं बोलूं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, उस टाइप के मोनोमर होंगे, वो बनाएंगे हमारे पास एडिशन पॉलीमर। क्या बनाएंगे बेटा? एडिशन पॉलीमर। तो द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दिख रहा है बेटा आपको? क्या रखेंगे बेटा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, पॉलीथीन बना रखा है हमने, ठीक है, ब्यूना एस बना रखा है हमने, ब्यूना एन बना रखा है हमने, सब तो बना रखा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी चीजें। फिर भी एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे मान लो सबसे टफ वाला करते हैं, कि सर आप ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो, सबसे इजी वाले स्ट्रक्चर बना दिया आपने इधर, है ना? अरे एक ही बात है, स्ट्रक्चर तो हम बना ही चुके बेटा,
ये आ गया हमारे पास पॉलीमराइजेशन। तो जैसे हमने पॉलीमराइजेशन किया तो क्या होगा बेटा, हमारे पास ये बॉन्ड ओपन हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास CH2 और ये आ गया हमारे पास N यूनिट। क्लियर है बेटा, पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया, पॉलीथीन। क्लियर है। और एग्जांपल दे, ब्यूना एस का लिख दो, ब्यूना एन को लिख दो, एक ही बात है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर होते हैं, पहली बात तो ये कि इनके मोनोमर वो होंगे जिनमें बाई फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप तो जनरली मिलते हैं मिनिमम। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें स्मॉल ग्रुप्स का एलिमिनेशन होता है। स्मॉल ग्रुप्स का मतलब स्मॉल कंपाउंड्स का। जैसे क्या हो गया हमारे पास, H2O को हम स्मॉल मानते हैं भैया, H2O हमारा बेचारा गरीब है। एल्कोहल, कहीं पर भी हम H2O की बात कर ही देते हैं। एल्कोहल हो गया, HCl हो गया। तो ऐसे अगर स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स का एलिमिनेशन हो रहा है तो उस टाइप के पॉलीमर्स को हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है। तो इधर आता है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या आता है, the condensation polymers are formed by repeated condensation reactions between two different bifunctional, देख पा रहे हैं आप, बोलिए भाई, बाईफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। क्या आप देख पा रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसी मोनोमर यूनिट्स होंगी जिनमें बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, तो जिनमें दो या तीन फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे और उनसे स्मॉल ग्रुप्स का जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा। तो इसके बाद क्या लिख रखिए, इन दीज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज एल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा। तो अगर अपन बात करें, नाइलॉन 66 बता दिया है मैंने आपको, नाइलॉन 66 हो गया था हमारे पास। नाइलॉन 6 समझिए हम देखेंगे, ठीक है, कैप्रोलैक्टम से बनता है ये, बाद में देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास टेरिलीन। टेरिलीन बता देता हूं, बोलो बताऊं क्या? नहीं सर मत बताओ, अरे बता देते हैं भाई। टेरिलीन, डेक्रोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता रखे हैं। इनमें से एक बता दिया है, दूसरा भी बता रहा हूं, तीसरा भी मैंने नेम तो बता दिया आपको किससे बनेगा, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे हम। हाँ भाई, तो नाइलॉन 6 की बात कर ले, सॉरी टेरिलीन की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? टेरिलीन, जिसको डेक्रोन भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है? ये बहुत सावधानी पूर्वक बनता है। हमारे पास आता है इधर CH2 बाई फंक्शनल ग्रुप तो कम से कम होंगे ही। तो ये आ गया हमारे पास OH, ये OH क्या बोलते हैं इसको? सर ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल सा लग रहा है हमें, ठीक है भाई लिख दो इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इतने में हमें कोई समस्या नहीं है। तो इसकी हमने कितनी यूनिट ले ली? N। कितनी यूनिट ले ली बेटा? N। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसकी रिएक्शन जो होती है, मतलब जो दूसरा मोनोमर आएगा वो क्या होगा बेटा? वो हमारे पास होगा खतरनाक सा, खतरनाक बोले तो ऐसा COOH। कुछ याद आया क्या? अगर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो एस्टर फॉर्म होता था और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे उसको। क्लियर है बेटा? तो इधर भी हमारे पास वही हो रहा है। तो इधर हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन। क्या करवाएंगे बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो ये हमने करवाया पॉलीमराइजेशन, और जैसे ही हमने पॉलीमराइजेशन कराया तो सेम है हमारे पास, एसिड का जाएगा OH और एल्कोहल का जाएगा H। तो ये चीज ध्यान रखनी है इधर जब आप पॉलीमराइजेशन कराओगे। तो जब हमारे पास N यूनिट्स आएंगे तो माइनस का NH2O गया, माइनस का NH2O गया। अब इधर ध्यान देखेंगे बेटा, हमारे पास इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो OH का कौन सा जा रहा है हमारे पास? H, मतलब इधर आएगा हमारे पास O, इधर चेन, देन CH2 और देन इधर O। अब हमारे पास इधर आ गया C डबल बॉन्ड O। मैं बना भी रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि किस में से क्या जा रहा है। क्लियर है भाई?
ये आ गया हमारे पास सर, ये तो ठीक है, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, और बस इतना ही करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि इसका OH पार्ट तो रहेगा ही नहीं, तो ये आ गया हमारे पास N, और यही स्ट्रक्चर है हमारे पास किसकी, टेरिलीन की, या डेक्रोन जिसको बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास टेरिलीन। क्या आ गया बेटा? टेरिलीन। क्लियर है? और अगर आपको इस मोनोमर का नेम लिखना हो तो 1,4 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो। और दूसरा फेमस नेम है इसका, अगर देखो पास पास में होते हैं उसको बोलते हैं थैलेक एसिड। क्या बोलते थे? थैलेक एसिड, मतलब 1-2 पोजीशन पर अगर होता था। ये हमारे पास थैलिक एसिड, बट अभी हमारे पास अगर अपोजिट पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? टरथैलिक एसिड। और या फिर इसका दूसरा नेम अगर आप लिखना चाहो तो मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं, बेंजीन आएगा तो है नहीं वैसे इधर शायद, बेंजीन 1,4, क्योंकि किसी को भी 1 मानो, अगर इसको 1 2 3 4 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बेटा? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखना है कि टेरिलीन या फिर डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट है वो कौन कौन सी है बेटा हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2OH प्लस क्या आ गया बेटा हमारे पास? टरथैलिक एसिड। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखें अगर हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हो गया हमारे पास की पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक होता है एडिशन, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए और सिंपल यूनिट्स ऐड होती जा रही है, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। बट जैसे ही कंडेंसेशन आता है तो कंडेंस हो जाएंगी कुछ चीजें, मतलब स्मॉल ग्रुप्स का एलिमिनेशन होगा। और सिंस स्मॉल ग्रुप्स का एलिमिनेशन होगा तो उसके लिए जरूरी चीज है क्या? कि सर जो हमारे पास मोनोमर है वो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। इधर बाई फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, उधर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन है, देन हम आगे बात करेंगे इनकी मैकेनिज्म वगैरह के बारे में। तो ये क्या है हमारे पास बेटा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। मॉलिक्यूलर फोर्सेज के बीच में, मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में लगते हैं, पॉलीमर्स के बीच में या चेन्स के बीच में जो भी हमारे पास है, तो उनके बेसिस पर हम किस किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले आता है हमारे पास इलास्टोमर्स। देखो जो भी हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं तो उनकी जो हम प्रॉपर्टीज बताते हैं कि भाई इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, ये अच्छे से स्ट्रेन ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि कोई भाई हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, तो ये सारी चीजें इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेज पर ही डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर फोर्सेज पर, कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे पास इलास्टोमर्स। तो इसमें क्या दे रखा है? दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो इनमें हमारे पास इलास्टोमर्स, नेम से ही पता चल रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। किसकी वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है उस पर आते हैं। इन दीज इलास्टोपॉलीमर्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो कि कौन सा होता है? वॉन डेर वाल फोर्स होता है वैसे तो। वीकेस्ट लंदन फोर्स भी जिसको बोलते हैं, तो वीकेस्ट वॉन डेर वाल, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगेंगे इनमें। कौन सा लगेगा बेटा? वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगेंगे, जो भी वीकेस्ट होते हैं, क्योंकि जो वॉन डेर वाल फोर्सेज होते हैं वो हमारे पास वीकेस्ट ही होते हैं। क्लियर है बेटा? तो वो इधर लगेंगे, इनकी वजह से ही हमारे पास इसकी स्ट्रेचिंग वगैरह पॉसिबल है, कि रबर को अपन स्ट्रेच करते हैं वापस से वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों आते हैं अपनी जगह पर उसके बारे में बात करेंगे, कि स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया हमने, मान लो हमारे पास कोई रबर है नहीं इधर, वरना हम स्ट्रेच कर देते हैं उसको, बट अभी रबर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। रबर नहीं है, हाँ नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लो कोई रबर है, स्ट्रेच किया, जैसे ये फोर्स हटाए तो वापस से वो अपनी इनिशियल शेप पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेज परमिट द पॉलीमर्स टू बी स्ट्रेच। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रेचिंग क्यों पॉसिबल होती है इलास्टोमर्स में,
तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से। पहली बात, वापस से अपनी शेप पर कैसे आ जाते हैं उसके बारे में बात करें अपन, तो ए फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू बिटवीन द चेन्स, तो कुछ हम क्रॉस लिंक लगा देते हैं चेन्स के बीच में, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं इंट्रोड्यूस? विच हेल्प्स द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जैसे ही हमने जो फोर्स लगाया है उसको हम रिलीज करेंगे तो वापस से वो अपनी शेप में या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा आफ्टर द फोर्स रिलीज्ड एज इन ये वल्कनाइजेशन रबर जो होता है हमारे पास, रबर जो होता है उसमें हम यही करते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ये सारे क्या है हमारे पास बेटा एग्जाम्पल से। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई आपको? मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें हम बेटा, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, इलास्टोमर्स के बाद आता है फाइब्रस। क्या आते हैं बेटा? फाइब्रस। फाइब्रस क्या होते हैं हमारे पास? फाइब्रस आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनमें क्या मिलती है बेटा? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। क्लियर है? तो ये बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मॉड्यूलस क्या होता है, सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, मेरे हिसाब से वो चीज बताने की जरूरत है नहीं। तो these characteristics can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइब्रस में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसमें आएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। इलास्टोमर्स में कौन से होते हैं तो वीक वॉन्डरवाल फोर्सेज होते हैं। क्लियर है बेटा? एग्जांपल की बात करें हमारे पास तो पॉलीएमाइड्स, नाइलॉन 66, पॉलीएमाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमाइड बॉन्ड होता है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ONH। ठीक है? पॉलीएस्टर्स में टेरिलीन हो गया, दोनों की स्ट्रक्चर में बता चुका हूं आपको, तो मेरे हिसाब से फिर से बताने की जरूरत नहीं है। नाइलॉन 66 भी हो गया है, टेरिलीन भी हो गया है। क्लियर है? ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? फाइब्रस के। क्लियर है बेटा? बात क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई। मेरे हिसाब से किसी को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? और उसमें भी काफी बार क्वेश्चन आता है कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में डिफरेंस बताओ। 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है सीबीएसई में तो नहीं आएगा इस बार, तो क्यों? क्योंकि टर्म 2 में है नहीं सिलेबस, बट बाकी बोर्ड्स में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? क्या दे रखा है? थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibrous। मतलब इलास्टोमर्स और फाइब्रस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं उनके बीच की स्ट्रेंथ होती है। अब बीच की स्ट्रेंथ होती है मतलब जो हमारे पास फाइब्रस थे उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इलास्टोमर्स में वीक था, तो उन दोनों के बीच में मतलब इलास्टोमर से स्ट्रॉन्ग होते हैं बट जो हमारे पास फाइब्रस होते हैं उनसे वीक होते हैं। क्लियर है बेटा? दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड, these are the linear or slightly branched chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक जैसा ही सीन है हमारे पास, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे पॉलीथीन होता है, क्या होता है बेटा? पॉलीथीन होता है। ठीक है? कोई भी आप पॉलीथीन लेना, प्लास्टिक बैग जो हमारे पास होता है, सामान वामान लेके आते हो आप, तो उसको जब आप हीट करोगे तो वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। बट जैसे ही जब वो कूल होगा, ठीक है, तो जहां से वो हीट हुआ है, जहां से वो सॉफ्ट हुआ था, उधर से वो बहुत क्या हो जाता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में आ जाता है या हार्ड हो जाएगा। कैसे? मतलब हार्ड हो जाएगा, सॉलिड नहीं बोलेंगे अपन, क्या हो जाएगा बेटा? हार्ड हो जाएगा। ठीक है? तो आप देख सकते हो खुद से। ठीक है? बस ध्यान रखना जल्दी से आपकी स्किन पर ना गिर जाए, वरना स्किन ही आ जाती है। ठीक है? अगर ज्यादा गर्म लग गया तो बेटा। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट रहते हैं, बट जैसे ही कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन जो है हमारे पास, पॉलीस्टाइरीन जो है,
पॉलीविनाइल्स जो है वो सारे क्या है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है। सारी स्ट्रक्चर बनवा रखी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, क्या है बेटा, थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग में अगर अपन बात करें तो इधर एक बहुत खतरनाक आने वाला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कौन सा, बाइकेलाइट। तो क्या है हमारे पास, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक, कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक और हेविली ब्रांच मॉलिक्यूल्स। उसमें स्लाइटली था, इसमें बहुत हेविली ब्रांचिंग मिलेगा, क्रॉस लिंक मिलेंगे, मतलब नेटवर्क जो पॉलीमर थे अपने पास वो, ठीक है। विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, तो अगर जब हम इनको हीट करते हैं तो अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजेबल। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास इनको वापस से हम यूज कर लिए जाते हैं, नहीं, यूज नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दीज कैन नॉट बी, अच्छा लिखा हुआ भी इधर, दीज कैन नॉट बी रीयूज, इनको रीयूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इनको रीयूज हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास हो गया बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, दोनों पढ़ेंगे हम, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में दोनों की स्ट्रक्चर बताई जाएगी, इंपॉर्टेंट भी है और वो समझने वाली स्ट्रक्चर भी आएगी, मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे फॉर्म हो रहा है। जो हमने फिनोल्स की जो रिएक्शन पढ़ी थी वही आएंगी, बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन, बहुत इजी सी रिएक्शन है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करें, अब हमारे पास ये आ गया, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो हमारे पास दो टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो सकती है, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, एक एडिशन एक कंडेंसेशन। कौन सा बेटा, एक एडिशन दूसरा कंडेंसेशन। तो एक है हमारे पास एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के बीच में कि सर हमारे दिमाग में नहीं रहता, या फिर निकल जाता है कि सर कौन सा चेन ग्रोथ है कौन सा स्टेप ग्रोथ है, उल्टा कर देते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, एडिशन और चेन ग्रोथ, एडिशन में तो कोई समस्या है ही नहीं, आपको एडिशन से तो दिमाग में आ ही जाएगा, एडिशन और कंडेंसेशन में नहीं होगा, क्योंकि एडिशन का आपको पता है कि सेम मतलब जो हमारे पास यूनिट्स है वो ऐड होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होती है। कंडेंसेशन में हमारे पास बाई फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो उससे हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होंगे। तो अगर ये दिमाग में ये क्वेश्चन में पूछ लिया एडिशन और कंडेंसेशन तो समस्या नहीं है, बट अगर आप ऐसे मिक्स कर दोगे एडिशन सर स्टेप ग्रोथ तो नहीं है, या फिर चेन है सर वो कंडेंसेशन में तो नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं एडिशन या फिर चेन ग्रोथ। तो नेम से पता चल रहा है चेन का ग्रोथ होगा हमारे पास, स्टेप का ग्रोथ नहीं हो रहा, चेन का ग्रोथ हो रहा है, कि जो भी आपके पास चेन है उसका ग्रोथ हो रहा है। तो जनरली इसमें हमारे पास चेन ग्रोथ में सेम ही टाइप के मोनोमर यूनिट्स होती है, ठीक है, जनरली सेम टाइप की है ना। तो चेन का ग्रोथ होता जाएगा, जो भी आपके पास चेन है उसका ग्रोथ होगा, बट जो हमारे पास स्टेप ग्रोथ, तो नेम से ही पता चल रहा है इसमें एक स्टेप है उसका ग्रोथ होता जाएगा, और स्टेप के लिए कंडेंसेशन का होना जरूरी है। तो इसका मतलब स्टेप ग्रोथ अगर नेम आता है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और अगर चेन ग्रोथ आता है तो एडिशन पॉलीमर है। क्या है बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें हमारे पास दो टाइप की मैकेनिज्म पॉसिबल है, ठीक है, बट हम एक ही पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर, देखो, और डिफरेंट मोनोमर्स एड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर, या तो सेम मोनोमर के या फिर डिफरेंट मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे, ओनली ऐड होंगे बेटा, ठीक है। द मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बस दिमाग में रखना कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स रहेंगे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और उसमें ही चेन ग्रोथ होती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है, एक चेन दूसरी चेन तीसरी चेन, ऐसे ऐसे, समझ गए, ठीक है। चलिए, दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ, ऑब्वियसली बात है चेन लेंथ होगी, और चेन ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, अब ये आ गया हमारे पास कौन कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल है, आइदर फ्री रेडिकल और आयोनिक स्पीसीज। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं हम, और आयोनिक स्पीसीज से भी कर सकते हैं हम।
क्लियर है बेटा, दोनों ही है, बट जनरली जो कॉमन मिलती है हमें वो कौन सी मिलती है, आयन सॉरी फ्री रेडिकल मिलती है। हमारे सिलेबस में भी फ्री रेडिकल वाली ही दे रखी है, तो मैं आपको फ्री रेडिकल ही करा देता हूं, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बस ये लास्ट है हमारे पास। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, तो जहां कहीं भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं जनरली हमारे पास 3 स्टेप मिलते हैं। एक मिलता है चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा मिलता है चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, इसमें अगर मैं कैटलिस्ट की आपसे बात कर लूं, एक पॉइंट बोलना चाहूंगा इधर, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन सा होता है हमारे पास, कैटलिस्ट आता है हमारे पास परऑक्साइड। क्या रहेगा बेटा, कैटलिस्ट रहता है इधर, परऑक्साइड यूज करते हैं हम कैटलिस्ट में, तो कैटलिस्ट रहता है हमारे पास परऑक्साइड, तो इधर हम यूज कर लेते हैं कैटलिस्ट। क्या होगा हमारे पास, परऑक्साइड, जिसमें मैं यूज करने वाला हूं बेंजोयल परऑक्साइड। क्या यूज करने वाला हूं बेटा, परऑक्साइड। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजोयल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन आएगा, तो ये आ गया C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, ये होता है बेंजोयल क्लोराइड। परऑक्साइड बनाना है तो C डबल बॉन्ड O, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया बेंजोइल परऑक्साइड। क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। ये तो वाह बढ़िया बन गया यार ये तो, है ना, हैप्पी फेस। चलिए भाई पहला देखते हैं हम, चेन को इनिशिएट करना है, ठीक है भाई। तो चेन को इनिशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हम फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं हम सबसे पहले कि जिसके हमें बनाना है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हम लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड को, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5, यही है उधर भी, ठीक है। इसको हम H न्यू मतलब कुछ एनर्जी देंगे, तो ये परऑक्साइड बॉन्ड है, बहुत वीक होता है बाकियों के कंपेयर में, तो इधर से फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया इधर 2 आ जाएंगे किसके, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और इधर O, और इधर आ गया फ्री रेडिकल। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। जैसे ही फ्री रेडिकल आया है तो CO2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए होमोलाइसिस होगा, और इधर हमारे पास बन जाएगा CO2 निकल जाएगा इधर से, ये CO2 निकल गया माइनस का, और इधर बन गया C6H5 फ्री रेडिकल। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या चेन इनिशिएट हो गई, नहीं। चेन हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीथीन बनाने वाले, हम क्या बनाने वाले हैं, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन लेके तो आओ पहले, तो इथीन लेके आएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने C6H5 फ्री रेडिकल के साथ। किसके साथ हुई बेटा, C6H5 फ्री रेडिकल के साथ, और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी, अब सिंस इधर फ्री रेडिकल है तो इधर से भी ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका भी होमोलाइसिस होगा, और इस वाले केस में हमारे पास आ जाएगा C6H5 CH2 और ये आ गया हमारे पास फ्री रेडिकल, क्योंकि इधर से ये भी ऐसे ही जाएगा। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चेन इनिशिएट हो गई है। अब हम प्रोपोगेट करेंगे, मतलब चेन को ले जाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, ये फ्री रेडिकल है, इसकी लेंथ बढ़ानी है हमें, तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी साथ इसकी रिएक्शन कराते जाओ, चेन बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेटिंग। तो दूसरा है हमारे पास चेन प्रोपोगेटिंग, तो इधर आ गया हमारे पास चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। चेन इनिशिएशन वाला स्टेप को लेके आओ, C6H5 CH2 CH2, ये था हमारे पास,
और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? तो इधर बहुत सारी यूनिट्स आएंगी, ऐड होती जाएंगी ऐसे। क्लियर है बेटा? तो ये आ जाएगा हमारे पास C6H5 CH2 CH2, ये आ गया हमारे पास CH2। ऐसे चलता जाएगा और ये आ गया हमारे पास N यूनिट्स, मतलब ये N ऐड होती जाएंगे। क्लियर है बेटा? ऐसे ही ऐड होती जाएंगी सारी यूनिट्स हमारे पास। क्लियर है? तो ये हो गया चेन प्रोपोगेटिंग। क्या हो गया बेटा? चेन प्रोपोगेटिंग। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आता है जिसमें हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए, अच्छा सॉरी, ये हमने कुछ रॉन्ग कर दिया है और उधर भी रॉन्ग किया होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहा है ना, तो फ्री रेडिकल ही बनेगा, कोई जादू थोड़ी ना हो जाएगा। अरे बोलो भाई, जादू नहीं आते हमें, ठीक है? तो इधर अगर फ्री रेडिकल बन रहा था तो इधर भी फ्री रेडिकल ही बनेगा, मतलब ये फ्री रेडिकल था ना, तो इधर तो सही था, बस उधर ही अपन ने रॉन्ग कर दिया था। ठीक है भाई? तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये आ गया हमारे पास चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप की अगर अपन बात करेंगे तो क्या करना है, जो हमारे पास फ्री रेडिकल है ना, बस क्या करना है, फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकल की रिएक्शन करवा दो, चेन टर्मिनेट हो जाएगा। और भी मेथड्स होते हैं, बट हम सिंपल सा फंडा है हमारे पास, C6H5 CH2 CH2 NCH2 CH2 फ्री रेडिकल प्लस C6H5 CH2 CH2 NCH2 CH2 फ्री रेडिकल। ये आ गया हमारे पास, बस दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकल की रिएक्शन हो जाएगी और ये हमारे पास बन गया पॉलीमराइजेशन, CH2 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 CH2। ये हमारे पास बन गया बेटा चेन, मतलब पॉलीथीन। क्या बन गया बेटा? पॉलीथीन। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई? अरे क्लियर है? सिंपल क्या करेंगे, ये C6H5 इधर से तो कट कर देंगे हम, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया पॉलीथीन। क्लियर है? तो 3 स्टेप में होगी हमारे पास जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। पहला चेन को इनिशिएट करेंगे, तो पहला आ गया हमारे पास चेन इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, फ्री रेडिकल इसका इनिशिएटर या कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम, बेंजोइल परऑक्साइड। क्या करते हैं बेटा? बेंजोइल परऑक्साइड। तो वो यूज करेंगे, वो कर लिया हमने, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, HNu हीट वगैरह देते हैं, हाई टेम्परेचर करेंगे तो इधर बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, तो इधर से CO2 निकल के फिनाइल रेडिकल मिल गया। फिनाइल रेडिकल ने इथीन के साथ रिएक्शन की और ये हमारे पास बन गया फ्री रेडिकल। इधर चेन इनिशिएट हो गई है। अब बात आती है हमारे पास प्रोपोगेटिंग की, तो ये स्टेप हमारे पास ऐड होता जाएगा। तो ये आया हमने N यूनिट ली इथीन की, तो इधर हमारे पास बनती जाएंगी यूनिट्स। क्लियर है बेटा? सिंपल कुछ नहीं किया, इधर से भी हमारे पास इसी टाइप से होगा। क्लियर है? तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर ये आ गया हमारे पास CH2। क्लियर है? कोई समस्या नहीं बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा, चेन टर्मिनेटिंग है तो फ्री रेडिकल बना है, मतलब फ्री रेडिकल खत्म करना है, तो फ्री रेडिकल को खत्म कर दो। फ्री रेडिकल की रिएक्शन फ्री रेडिकल के साथ करा देंगे, इनमें बॉन्ड बन गया हमारे पास और बाकी N आ गया। C6H5 कहाँ गया, तो C6H5 ये मान लो कि हम इसको जो हमारे पास बनेगा तो कट कर देंगे। ठीक है, बोले सर फिर ये N, तो N तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चाहिए, उतना ही चेन को प्रोपोगेट कराओ ना आप। भाई जितना आपको N चाहिए उतना प्रोपोगेट कराओ, क्या दिक्कत है, 100 200 500 1000 जितना कराना कराओ, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा? तो ये हमारा था आज का लेक्चर। इसके बाद का आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बेकेलाइट वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, सारी चीजें। ठीक है? तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर से बता रहा हूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ज्यादा है सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूं मैं, वो इसलिए बिकॉज बिल्कुल सिंपल है और ये वो चैप्टर्स में से है कि जिसको आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही होगा ही होगा।
कुछ घूम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, 10 से 12 सेकंड मैक्स टू मैक्स, उतने में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे, पूरे मार्क्स लेके आने हैं। और अदर बोर्ड्स के लिए तो आपको पता ही है कि बेटा आपके बोर्ड्स के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।